प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जिन करें। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। कोशिका द्रव में बिखरी हुई रहती है। जो रचना देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये रचनाएं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागेनुमा दानेदार गोलाकार दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना रचना, ठीक है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, क्योंकि पादप में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है जंतु की अपेक्षा, इसलिए उसमें ये संख्या कम होती है। ठीक है। जंतु कोशिका में यह संख्या में 10,000 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि जिस जंतु में जितना ज्यादा की ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी और जितना ज्यादा शारीरिक श्रम करता होगा, उसके अनुसार इसकी संख्या निर्भर करती है, लेकिन कम से कम 10,000 होंगी। ठीक। इसकी विस्तृत रचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है। जब इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखिएगा तो इस तरह की दिखाई देंगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई देंगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। अब इसमें किस तरह का दिखाई देगा, तो देखिए ये जो बाहर है, सबसे ऊपर बाहरी झिल्ली है, फिर अंतः झिल्ली है, और इसमें से अंदर के तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, ठीक है, अनेक प्रवर्धक निकले हुए हैं। इस तरह से देख रहे हैं ना, ये अनेक प्रवर्धन निकले हुए हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए ये जो क्रिस्टी होता है, ये कोशिकीय श्वसन में क्या करता है, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के संबंधित इसमें एंजाइम मौजूद रहते हैं। ठीक है। और इसमें अपना डीएनए रहता है। ठीक है, इसमें अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसमें राइबोसोम भी अपना होता है, जो यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे कण देख ना, ये अपने राइबोसोम है, इसमें होते हैं। ठीक है। और जिसके कारण इसमें क्या होता है, अपना प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होता है। इसके अंदर अपना ये प्रोटीन बना सकता है। ठीक है। अब इसके कार्य की बात करें, ठीक है, इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते, अभी आपको बताया कि इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम मौजूद रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसी के अंदर संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, और जो भोजन करते हैं उसके पाचन के फलस्वरूप जो भोजन किससे ग्लूकोज प्राप्त होता है, वो भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, और वो क्रिया करके इसमें इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। समझ गए। ठीक। यह ऊर्जा एटीपी, जैसे कि आपको चैप्टर की शुरुआत में बताए थे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। इसके बारे में डीपली जानने के लिए आपको क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ना होगा। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ठीक है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में करती है, तो नए यौगिक के निर्माण के लिए करता है। क्रिस्टी के अंदर भी झिल्ली की तरह झिल्ली की सतह क्षेत्र बढ़ता है ना। क्रिस्टी से अंदर के झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है, यानी कि जो क्रिस्टी है इसके कारण अंदर का झिल्ली का जो सतह क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लवक के बारे में। ठीक है। तो लवक यानी कि प्लेटिस क्या होता है, तो लवक या प्लेटिस जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे ये पादप है ना, इनमें पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ हरित लवक लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो लवक देख रहे हैं ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक। जंतु में नहीं रहता है। ठीक। ये कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं चारों तरफ। ठीक है। आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावे ये भिन्न भिन्न आकार के, जैसे तारानुमा,
फीतानुमा, कुंडलिकार आदि भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पौधों के ऊपर, पादप कैसे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनका आकार उस पादप के ऊपर निर्भर करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, है ना, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एक होता है वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक हरित लवक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो हरित लवक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे यहाँ देखिए, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जड़ में पाया जाता है और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन, तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में। उसी तरह क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये फूलों और बीजों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। ये भोजन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। तो ऐसे इनके कार्य के बारे में आपको पता चल गया। अब ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, या श्वेत रंग का होता है। और आपका क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ये हरे रंग का होता है, ये हरा रंग का होता है, ये वाला आपका रंगीन होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कोई रंग नहीं होता है, या फिर श्वेत रंग का भी कह सकते हैं, ये श्वेत रंग का पाया जाता है। ठीक, चलिए अब जिस तरह से हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखे थे कि डीएनए, अपना डीएनए होता है, और क्या था उनका, राइबोसोम था, उनका अपना राइबोसोम भी था। तो उसी तरह इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो अगला बात करते हैं हम लोग रसधानी के बारे में, यानी कि वैक्यूल्स के बारे में। कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती हैं। इन झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिका की रसधानी की बात करते हैं। देखिए इसमें ये पादप के अंदर देख रहे हैं, इसकी रसधानी है। इसमें भी छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये रसधानियां है, ये छोटी आकार की जो दिख रही है रसधानी होती है। तो रसधानियां छोटी या बड़ी हो सकती है, देख रहे हैं इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इन रसदानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इसमें ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसदानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। जंतुओं में देखें कि बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये पादप का जो चित्र देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ी होती है। कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जिसका माप कोशिका के आयतन का 90% तक हो सकता है। ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, 90%, समझ रहे ना, बहुत बड़े। पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिका रस भरा रहता है, उनमें क्या भरा रहता है, कोशिका रस भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ है। क्या है, कोशिका रस क्या है, निर्जीव पदार्थ है, तथा जिसमें लवक, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसमें ये सब मौजूद रहते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल रहता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है कुछ, और कुछ कार्बनिक अम्ल भी मौजूद रहते हैं। ठीक, इसको ध्यान में। तो इस तरह की जो कोशिका रस युक्त जो 90% जो कोशिका रस युक्त जो रसधानियां होती हैं, यह केवल पादप में ही पाई जाती है इस तरह की, जिसमें ये आप देख रहे हैं ना, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, शर्करा, एमिनो अम्ल, इस तरह की जो रसधानी होती है ये सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अब इसके कार्य की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में यह जल संतुलन बनाने का कार्य करती है। जंतु में क्या करती है, जल संतुलन बनाती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ को कोशिका द्रव से अलग रखती है। इसको क्या करता है कि कोशिका रस में जो मौजूद विभिन्न पदार्थ है उसको कोशिका द्रव से क्या रखता है, अलग रखता है। इसके अंदर ही रखेगा, उससे अलग रखता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। यानी कि जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं एक कोशिकीय जीवों में, उसको भी बाहर निकालने में क्या करती हैं, रसधानियां मदद करती हैं। पादप कोशिकाओं में यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। पादप के अंदर स्फीति लाता है और उसके कठोरता प्रदान करता है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं तारक काय यानी कि है ना, सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम जो होता है एक बेलनाकार जैसी रचना दिखती है। ये बेलन आकार की रचना यहाँ जो दिख रही है ना, ये वाली, इसको तारक केंद्र या फिर सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, यह जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटी सी चमकदार क्षेत्र है। ठीक है, ये जंतु कोशिका के केंद्र के पास छोटी सी चमकदार क्षेत्र है, जिसे
सेंट्रियोल कहते हैं, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो देखिए सेंट्रियोल और इसमें दोनों में फर्क है, सेंट्रोसोम है ना और सेंट्रियोल दोनों में फर्क है। दोनों की आकृति आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका सेंट्रियोल है, एक है ये है सेंट्रोसोम, दोनों में देखिए फर्क है। ठीक, प्रत्येक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की बात करें, इसके बारे में हम लोग बात करें के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। देख रहे हैं ना, ये धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलनाकार जैसी दिखती हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, बेलनाकार जैसी दिखती हैं, जिसके चारों ओर 9 धागों जैसी आकृति होती है, धागों जैसी आकृति होती है, जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों मिलके यहाँ जो तारक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों आकृति यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका इधर वाला भाग जो है आपका सेंट्रियोल है, इधर वाला जो है क्या है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दोनों, ठीक, तो सेंट्रियोल अलग होता है और सेंट्रोसोम अलग होता है, दोनों मिलके तारक केंद्र का एक निर्माण करती हैं। तारक काय जंतु कोशिका, ठीक है, तारकाय क्या है, जंतु कोशिका में विभाजन में सहायक होती है, जंतु कोशिका में विभाजन में सहायक होती है। कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया बनाने में भाग लेते हैं। यह कोशिका का प्रचलन अंगक है, ये क्या है, एक प्रचलन अंगक कहलाता है। अगला हम लोग बात करते हैं माइक्रोट्यूबल्स की। तो ये जो आप देख रहे थे ना सेंट्रियोल्स, इसी के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूबल दिखाया जा रहा है, माइक्रोट्यूबल ट्रिपलेट, ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये प्लेट आकार की जो रचना ये देख रहे हैं ना, ये माइक्रोट्यूबल्स होती है। माइक्रोट्यूबल्स है ना, यानी माइक्रोट्यूबल्स जो होती है छोटी छोटी नलिकाएं की रचना होती है, नली आकार की रचना होती है, छोटी छोटी, ये जो देख रहे हैं ना, ये माइक्रोट्यूबल्स हैं ये सब। ठीक, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है, ये कोशिका द्रव में और कहाँ पाई जाती है, सेंट्रियोल में पाई जाती है। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल है ना, स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है और सेंट्रियोल है ना, देख रहे हैं ना, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। सेंट्रियोल को मुख्यतः निर्माण करने में ये भाग लेती है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। तो ये जो केंद्र में यहाँ जो सेंटर में इसकी देख रहे हैं, यही केंद्रक कहलाता है। पादप और जंतु दोनों में ये होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अब सिर्फ अब इस कोशिका के बारे में तो जान लिया, अब हम लोग केंद्रक का ही एक चित्र लेके समझते हैं। तो चलिए, ये जो बड़ा आकृति ये जो देख रहे हैं, ये आपका केंद्रक का है, जैसे ये बीच में आपको दिखाया गया है। ठीक, यही हम ये बड़ा ले लिए हैं। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये इसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होते हैं, केंद्रक मौजूद होते हैं। इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्र कला कहते हैं। इसके ऊपर एक दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कला कहते हैं। ठीक, या केंद्र झिल्ली भी कहा जाता है। केंद्र झिल्ली, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर, ये केंद्र झिल्ली यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, इनमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक छिद्र रहते हैं। जैसे कोशिका के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका छिद्र होते हैं ना, उसी तरह केंद्रक के ऊपर भी केंद्रिका छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका के द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे केंद्रक के द्रव जो होंगे उसके और ये कोशिका के अंदर ये जो कोशिका द्रव होंगे उनके बीच पदार्थों का आदान प्रदान इनके द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा। ठीक, जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि ये जो कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली से भी बाहर से कोई पदार्थ का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के कोशिका छिद्र से होता था। उसी तरह यहाँ केंद्रक छिद्र द्वारा केंद्रक के अंदर स्थित द्रव और कोशिका द्रव के अंदर स्थित द्रव के बीच के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा भी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, एक से अधिक भी केंद्रक कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि इसके अंदर भी जो तरल द्रव भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल सी बनी रचना पाई जाती है। महीन धागे जैसी जाल जो रचना देख रहे हैं ना, उसको क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका। इसमें देख रहे हैं ना, ये धागे की नुमा जो रचनाएं पाई जा रही है उनको क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डी
ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है यानी डीएनए जो होता है, ठीक है, एवं प्रोटीन से बने रहते हैं। ठीक, ये डीएनए और प्रोटीन के बने रहते हैं। कौन? क्रोमैटिन जालिका जो होती है डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब डीएनए क्या होता है तो आपको पता है, अगले क्लास में जानेंगे, क्लास 10th में जब जाइएगा तो आप डीएनए के बारे में जानेंगे कि डीएनए जो होता है आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षणों आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। कौन? डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, और ये जो इसमें जो इनकी जो रचना बनती है इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे आकर ये ऐसे जो एक रचना बनती है, यानी कि क्रोमैटिन जालिका में जो धागे से अलग अलग कई छोटी छोटी और मोटी जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मनुष्य में बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो डीएनए होता है, इनके क्रियात्मक खंड जो होता है उसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। जीन क्या करता है? तो जीन पैतृक वाहक होता है। पैतृक वाहक मतलब कि पिता से, है ना, आपके फादर से आप में कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप में ट्रांसफर हुए हैं, जिसे पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, तो वही पैतृक गुणों का वाहक जो कौन होता है? वही जीन होता है। ठीक, और इसीलिए जो डीएनए होता है, डीएनए और जो जीन है, ठीक है, डीएनए और जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, क्योंकि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है और जीन जो होता है पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, अब चलिए केंद्रक के कार्य के बारे में समझ लेते हैं। अब कार्य की बात करें तो केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन असंभव नहीं है। ठीक है, केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, ये बस उसमें भाग लेता है। ठीक, केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक या रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक जो होता है कोशिका के भीतर जितने भी उपापचयी क्रिया होती हैं या जैविक क्रिया होती है और जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है उनका नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनके कोशिकीय जनन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व का निर्धारण करता है। ये कोशिका का जो डेवलपमेंट होता है उस पे और उसके परिपक्वता पर का निर्धारण करता है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो एसिड जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो डीएनए था आपको बताए थे। ठीक है, और ये आरएनए का मतलब याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लियो एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। इसी के द्वारा आरएनए का भी उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में, यानी क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो आप देखे थे कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। महीन धागे नुमा रचना, आपको जैसे बताए थे कि एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। जो इसकी रचना इस तरह की है, अंदर से उसको देखा जाएगा तो इसकी रचना इस तरह से है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है पेलिकल, दूसरा होता है मैट्रिक्स और तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रोमैटिड्स कहलाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में पेलिकल, ये देख रहे हैं ना, पेलिकल, पेलिकल जो होता है सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो सबसे ऊपर का आवरण जो देख रहे हैं उसी को हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं। अब देखिए पेलिकल द्वारा जो घिरा हुआ मैट्रिक्स भाग जो होता है ना, ठीक है, ये देख रहे हैं मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पेलिकल द्वारा जो घिरा हुआ भाग है, ये जो देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अब मैट्रिक्स में जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम की
पूरी लंबाई जो होती है दो समांतर कुंडली जैसे धागे नुमा रचना दिखाई दे रही होगी। इस तरह से देख रहे हैं ना, समांतर जा रही हुई, समांतर जा रही हुई, देख रहे हैं ना धागे जैसे रचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ये धागे रूप में रचना जो है क्रोमैटिड्स कहलाती है। ठीक है, या क्रोमिनी मेटा जो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रोमैनिमीटा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रोमैनिमीटा ये जो धागे सी रचना है उसको क्रोमैनिमीटा कहते हैं, और ये जो दो समांतर कुंडलित रचना, ये पूरी जो एक रचना बन रही है इसी को क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये जो पूरी रचना जो देख रहे हैं ये क्रोमैटिड्स कहलाएगी। ठीक है, और जो ये धागे हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रोमैनिमेटा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, ये डीएनए के बना होता है। ठीक, और इसके अणु में क्या होते हैं, इसके अनुखंड में जीन पाए जाते हैं। ठीक है, और जीन आपको बताए थे कि ये पैतृक गुणों का वाहक होता है। ठीक, अब ये जो गुणसूत्र देख रहे हैं, क्रोमोसोम देख रहे हैं, क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं एक जगह पे, यहाँ देखिए यहाँ जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जुड़े हुए भाग, ये जोड़ता कौन है, इस स्थान को जो कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, ये एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सेंट्रोमियर क्या कहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये क्या करता है, तो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है। इसी के द्वारा क्रोमोसोम का आकार निश्चित रहता है। और ये देखिए इसमें जो है संकुचन देख रहे हैं ना, ये देखिए ये यहाँ देखिए सेकेंडरी, यहाँ लिखा है ना सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, और यहाँ पे प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन, यानी कि प्राथमिक संकुचन, इसको कहेंगे प्राथमिक संकुचन। ठीक है, संकुचन। ठीक है, संकुचन, और इसको कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक संकुचन। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं कि ये गुण, ये जो रहते हैं, ये जो आपके ऊपरी परत जो है पेलिकल जो है यहाँ पिचकी हुई होती है, संकुचित रहती है, और यहाँ भी देखिए संकुचित रहती है, दबी हुई रहती है। ठीक, अब देखिए क्रोमोसोम का जो शीर्ष वाला भाग होता है इसको कहते हैं टेलोमियर। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेलोमियर। ठीक, अब इनकी संख्या की बात करें तो आपको बताया था कि मानव शरीर में ये गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं। उसी तरह अगर मकई के पौधे में बात करें तो मकई के पौधे में जो होते हैं वो 20 क्रोमोसोम होता है। टमाटर में टमाटर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 24 होती है। आलू में मनुष्य से भी अधिक क्रोमोसोम होते हैं, वो 48 होती है। इसी तरह बहुत सारे पौधों में अलग अलग ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो रहती है इनकम्प्लीट रहती है, और यूकैरियोटिक जो होती है कंप्लीट कोशिका होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि यह आर्ध कोशिका है, यानी कि इसका आकार जो होता है छोटा होता है। ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ये आर्ध कोशिका का मतलब ये आधी होती है, कंप्लीट नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक, और यूकैरियोटिक बात करें तो यह कोशिका है ना विकसित रहती है, यह विकसित कोशिका है, जैसे कि ये दिखा गया है मनुष्य की कोशिका। आप देखे थे ना जंतु कोशिका, पादप कोशिका का, वो सब जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक होती है, और ये प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। इसका आकार जो होता है बड़ा, और कितना होता है तो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है इसमें, वास्तविक केंद्रक ही अनुपस्थित रहता है इसमें, केंद्रक है यहाँ पे। ठीक, इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित रहता है, केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है, इसमें उपस्थित रहता है केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद, यानी कि जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में ये मौजूद रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है। केंद्रिका नहीं होता, इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता। जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा, वास्तविक केंद्रक ही नहीं होगा, तो केंद्रिका तो उसके अंदर का भाग है, तो वो कहाँ से पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसमें अनेक प्रकार के अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 अभी देखे थे ना, लेकिन इसमें कितने, एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए
गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृष्ठीय जालिका नहीं पाए जाते, इसमें ये सब नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में सारी चीज पाए जाते हैं, गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृष्ठीय जालिका सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तो यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये पादप वाले में पाया जाता है, जंतु वाले में तो वैसे ही नहीं होता है। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका का विभाजन जो होता है वो विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, इन सब क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब विखंडन और मुकुलन प्रक्रिया के बारे में आप 8 में भी पढ़े होंगे और क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक, क्लास 10th में जाके आप पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। इसमें जो होता है कोशिका का विभाजन वो माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, तो दोनों में आपको फर्क पता चल गया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अंतर है इसमें। चलिए अब बात करेंगे जीवित तंत्रिकाओं में पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन लिविंग सिस्टम। अब चलिए हम लोग मूलतः अगर बात करें पदार्थों का परिवहन क्या कहलाता है। परिवहन का मतलब समझते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थों को ले जाना। तो यहाँ देखिए उसका परिभाषा क्या है। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया पदार्थों का परिवहन कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन। यानी कि उपयोगी जितने भी पदार्थ होंगे उसको मूल स्रोत से, यानी कि जैसे भोजन का पाचन हुआ, पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बना, तो उस ग्लूकोज को उसके मूल स्रोत से कहाँ पहुंचाने, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने। और जब वहाँ ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में आ जाएगी, तो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होंगे उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, यानी मल के रूप में उसको इकट्ठा करके शरीर से बाहर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, है ना, शरीर के अंदर जो हमारे अंदर कुछ सर्जी अंग होते हैं वहां तक पहुंचाने। ठीक है, तो ये सब टोटल क्रिया मिलके पदार्थ का परिवहन का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ का परिवहन कहलाता है ऐसी प्रक्रिया। यानी कि जितने भी आवश्यक पदार्थ है उसको शरीर की कोशिका तक पहुंचाने और कोशिका से उत्पन्न जो हानिकारक पदार्थ है उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसी को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। कोशिका में मौजूद घटकों को बाहरी वातावरण से अलग अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। ये कौन काम करता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ये सारा कार्य होता है। यह एक चयनात्मक पारगम झिल्ली, जैसे कि आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था, ये चयनात्मक पार झिल्ली है। मतलब कि ये चयन करती है कि किसको बाहर ले जाना है, किसको अंदर लाना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि को विसरण क्रिया द्वारा आर पार जाने देते हैं, जबकि अन्य पदार्थों को रोकते हैं। ठीक है, तो विसरण क्या होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा ये जो छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं उसी के द्वारा ये विकसित होकर अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। जो आवश्यक पदार्थ है या अनावश्यक पदार्थ कोशिका से बाहर निकलते हैं, तो इस पे ऐसे ये क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए विसरण की तरह ही एक और प्रक्रिया होती है जिसे परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के अणु, यानी कि अधिक सांद्रता, यानी कि जिधर अधिक कंसंट्रेशन होगा उस क्षेत्र से जल के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होते हैं। ठीक है, पर इस प्रकार जल अणुओं का विसरण हमेशा एक अर्ध पारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, यानी कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से जल की गति जल में घुली पदार्थ की मात्रा से भी प्रभावित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में जो जल की गति होती है जल में घुले हुए पदार्थ की मात्रा से भी प्रभावित होती है। कहने का मतलब जब ज्यादा उसमें घुला होगा तो उस समय वो क्या हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, अधिक सांद्रता वाली हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। यानी इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जल या विलायक का अर्ध पारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होकर विसरण को परासरण कहते हैं। यानी कि ये भी एक तरह का विसरण ही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये क्रिया आप प्लांट्स में भी देखते हैं कि प्लांट्स की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वातरंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। इनके द्वारा भी जल के जलवाष्प जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो जल में जो गति होती है, ठीक है, त्वरित गति होती है, उस गति के कारण ये क्या हो जाते हैं, बाहर
निकल पाते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि जल जो हो गया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण ये बाहर निकल पाते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिसको एस्टोमाटा कहते हैं, और इनके ही खुलने और बंद होने से विसरण क्रिया द्वारा ये बाहर निकलते हैं। तो विसरण क्यों आवश्यक है यहाँ से आपको पता चल रहा है, तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि विसरण और परासरण का महत्व किस तरह से हो सकता है कि जीव जगत में विसरण और परासरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विसरण के द्वारा गैस यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता रहता है। यानी कि आप देख रहे थे कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है या वहां से बन के कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, तो वो किसके कारण आता है, तो विसरण के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा ही संपन्न होता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में, ये भी अभी आपको बताया कि विसरण क्रिया द्वारा ही यहाँ से जलवाष्प को ये बाहर निकाल पाते हैं अपने स्टोमाटा की मदद से। ठीक है। कोशिका को अनेक कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषक ग्रहण करने में विसरण से मदद मिलती है। कोशिका को जो भी बाहरी वातावरण से पोषक जो ग्रहण करने होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, विसरण के द्वारा ही करते हैं। विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलने के विसरण द्वारा ही संपन्न होता है। यानी कि आप एक कोशिकीय जैसे अगर बात करें अमीबा वगैरह की, तो विसरण क्रिया द्वारा ही अपना भोजन जो होता है वो ग्रहण करते हैं और उसको उससे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल को अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं ना अपने जड़ में छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा परासरण क्रिया द्वारा ही वहां से मूल रोम से जल को अवशोषित करते हैं, और जल को अवशोषित करके उसको जाइलम, ठीक है, जाइलम जो होता है ना, जाइलम पौधों में पाया जाता है, तो जाइलम ही उनको ऊपर ले जाता है उसको पत्तियों तक। ठीक है। पोषक तत्वों को, जल को यही ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये तो आप आगे जाकर पढ़ेंगे क्लास 10th में, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ठीक। पौधों की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का संचलन होता है, जैसे अभी आपको बताया। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है, जैसे कि आपको बताया ये जाइलम करता है। और जाइलम किस तरह से करता है, जाइलम कैसा होता है, इसको क्लास 10th में पढ़ना है। रंध्रों यानी स्टोमाटा के खुलने बंद होने पर परासरण की मुख्य भूमिका होती है। ये स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, जिसके कारण इसमें परासरण क्रिया द्वारा ही इसमें से जो क्या होते हैं, निकलते हैं जलवाष्प के कण, जिसे हम लोग उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण परासरण के सिद्धांत द्वारा होता है। इसे फ्लोएम उत्तक भाग लेते हैं। इसमें फ्लोएम उत्तक यानी कि जब भोजन का निर्माण हो जाता है पत्तियों में, तो वहाँ जो फ्लोएम उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थों को उसके शरीर के, पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में परासरण क्रिया द्वारा ही पहुंचाते हैं। ठीक है। तो इसका ये सब महत्व है। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे।